सभी मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों और सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे गुजरात के पश्चिमी चालुक्य वंश को, जिसमें से हम भीमराज प्रथम को और मूलराज प्रथम और भीमदेव प्रथम को हम पढ़ चुके हैं पहले। आज हम जानेंगे गुजरात के पश्चिमी वंश, जिसको सोलंकी वंश भी कहते हैं। सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी चालुक्य इनको कहते हैं। चालुक्यों की कई शाखाएं हैं, जिसमें ये पश्चिमी चालुक्य कहे जाते हैं। पश्चिम भारत के हैं चालुक्य इसलिए। और इसके सर्वाधिक प्रतापी राजा जयसिंह सिद्धराज के बारे में आज जानेंगे। जयसिंह सिद्धराज की तिथि है 1094 ईस्वी से लेकर 1141 ईस्वी तक। तो इनको हम देख लेते हैं। कर्ण का पुत्र, देखिए भीमदेव के पुत्र कर्ण थे, भीम प्रथम के पुत्र। अब कर्ण के पुत्र जयसिंह सिद्धराज ने अनहिलवाड़ की या गुजरात की पश्चिमी चालुक्य वंश की गद्दी संभाली हुई थी। कर्ण का पुत्र जयसिंह गद्दी पर बैठा अभी 1094 ईस्वी में। इसने सिद्धराज की उपाधि धारण की। यह अपने समय का प्रसिद्ध योद्धा और कुशल शासक था। सिंहासन पर बैठते समय वह अल्पवयस्क था, अर्थात उम्र में बहुत कम था। अतः अपनी माता मांडल्य देवी के संरक्षण में उसने शासन को प्रारंभ किया। तो अब पहला इनका प्रशासन जब हुआ तो तुरंत ही इनके आसपास के क्षेत्रों से शत्रु और मित्र बनने शुरू, अर्थात युद्ध की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो नाडोल में चहमान वंश का राज्य था। चहमानों की एक शाखा थी नड्डूर या नाडोल। तो इनसे नड्डूर के चहमानों से इनका युद्ध होता है। तो नड्डूर के चहमान जोज्जल ने जयसिंह पर आक्रमण किया, क्योंकि यह अभी अल्पवयस्क थे, इसलिए आक्रमण किया और उसकी राजधानी अनहिलवाड़ पर अधिकार भी कर लिया। परंतु शीघ्र ही जयसिंह ने अपने राज्य पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। नड्डूर का राज्य ग्रह कलह में निर्बल हो गया और जोज्जल के पश्चात उसके भाई आशाराज और रत्नपाल में गृह युद्ध हुआ, जिसमें रत्नपाल ने नड्डूर और आशाराम ने जोधपुर को बलि प्रदेश कहते थे, पर अधिकार जमाया। जयसिंह सिद्धराज ने आशाराम को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया, अर्थात नड्डूर के चहमानों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए। जयसिंह अल्पायु होते हुए भी काफी वीर था, उसने दिमाग से काम लिया और उन्हें नड्डूर को अपनी अधीनता स्वीकार, उस गृह युद्ध में उलझाया पहले, और फिर एक भाई को आशाराम को उसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। फिर इनका होता है परमारों से युद्ध। जयसिंह ने मालवा के परमार नरेश नरवर्मन पर आक्रमण करके पराजित करते हुए उसे बंदी बना लिया। नरवर्मन को वर्मन के पुत्र यशोवर्मन के काल में भी परमार चालुक्य संघर्ष चला, जिसमें पुनः जयसिंह की विजय हुई। उसने मालवा पर अधिकार करके महादेव नामक ब्राह्मण को शासक नियुक्त किया। किसने? जयसिंह ने मालवा पर नियुक्त किया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में जयसिंह ने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। अभी मालवा का परमार वंश बहुत कमजोर हो गया था। राजा भोज के बाद उसके वंशज अत्यंत ही कमजोर थे, अतः वो सभी से हारते चले जा रहे थे। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में जयसिंह ने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। संभवतः यशोवर्मन के पुत्र जयवर्मन ने जयसिंह के अधिकार को मालवा से मुक्त कराया, ऐसा संभावना व्यक्त करते हैं इतिहासकार। अब इनका होता है शाकंभरी के चहमानों से युद्ध, तीसरा युद्ध इनका। तो जैन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है हमें। जयसिंह ने, यहाँ कहा गया कि जयसिंह ने चामान शासक अर्णोराज को पराजित किया। चामानों के प्रारंभिक शासक अर्णोराज को हम पढ़ चुके हैं। अर्णोराज को उसने पराजित किया। कालांतर में दोनों पक्षों में संधि हो गई तथा जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज के साथ कर दिया, अर्थात चामान वंश में अपनी पुत्री को विवाह कर दिया। अब इनकी अन्य विजय हम लोग देख लेते हैं कि जयसिंह ने चंदेल नरेश मदन वर्मन को परास्त किया और भिलसा पर छीन लिया, उससे भिलसा पर अधिकार कर लिया। उसने आभीर नरेश नवधन को भी पराजित करके सौराष्ट्र पर भी अधिकार किया। सौराष्ट्र उसके क्षेत्र से लगा हुआ ही था, अनहिलवाड़ से। उसने सिंध विजय भी की थी। सिंध भी उसके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र
को टच कर रहा था और उसने सिंध पर भी अर्थात अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को उसने लगभग जयसिंह सिद्धराज ने विजय कर लिया था। अब यहाँ पे उसके हम कुछ गुणों को देख लेते हैं। जयसिंह विद्या प्रेमी भी था। जयसिंह का विद्या प्रेम भी पसंद है, प्रसिद्ध है। जयसिंह विद्या प्रेमी तथा विद्वानों का आश्रय देता था। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचंद्र रहता था। हेमचंद्र सूरी जैन धर्म के बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। जयसिंह ने अनेक विद्यालयों की स्थापना भी की। उसने वो शिक्षा के प्रति भी जागरूक था और उसने अनेक विद्यालयों की स्थापना की थी। जयसिंह सिद्धराज शैव था। धर्म के अगर उसका हम देखें तो वो शिव को मानता था। उसने सिद्धपुर नगर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। उसने आबू पर्वत पर एक मंडप बनवाया जिसमें अपने 7 पूर्वजों की गजासीन प्रतिमाएं स्थापित करवाई। वहां पर दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के पास में ही एक मंडप के नीचे इन प्रतिमाओं को देखा जा सकता है, जो उसके पूर्वजों की हैं और हाथी पर सवार हैं सभी की सभी। जयसिंह ने 1143 तक राज्य किया और वह एक प्रख्यात राजा सिद्ध हुआ। आपको यहाँ पर एक विशेष बात बताते चलें कि जयपुर का जंतर मंतर वह इतना बड़ा वैज्ञानिक था, उसकी बुद्धि बहुत वैज्ञानिक थी जयसिंह की। और जयपुर में बनाया हुआ जंतर मंतर आज भी वर्तमान में भी मौजूद है और जिसी की तर्ज पर दिल्ली में भी जंतर मंतर का निर्माण किया गया है। यहाँ जाने पर यहाँ के सीढ़ियों और कुछ ऐसी उसकी बनावट बनाई गई है कि सूर्य की किरणें प्रत्येक घंटे में तिरछी होकर पड़ती रहती हैं। छाया और धूप का मिला जुला संगम होता है, जिससे कोई भी व्यक्ति समय को जान सकता है कि कितने बजे हैं अभी। तो ये जंतर मंतर बहुत वैज्ञानिक, ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल के राजाओं में जयसिंह सिद्धराज की सोच बहुत ही वैज्ञानिक थी और उसने जंतर मंतर जैसे प्रसिद्ध स्थान को बनवाकर अमर हो गया वो यहाँ पर। तो जयसिंह के कोई पुत्र नहीं हुआ था दोस्तों। उसका एक संबंधी कुमारपाल अतः राजा हुआ, क्योंकि उसके सिर्फ पुत्री थी, पुत्र नहीं था। और पुत्री उसने चाकमरी के चामानों के यहाँ ब्याह दी थी और इसलिए इनके एक संबंधी कुमारपाल को उसने राजा बनाया, जिसने विभिन्न राजवंशों से युद्ध किए और उसके पश्चात वह कुछ निर्बल शासकों ने गुजरात पर अधिक शासन किया। और 1187 ईस्वी में भीम द्वितीय ने पुनः अपने राज्य पर अधिकार किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि भीम द्वितीय को हम देखते हैं। तो जयसिंह सिद्धराज ने जंतर मंतर बनवाया। अब उसके अंतिम प्रतापी राजा, पश्चिमी चालुक्यों के अंतिम प्रतापी राजा भीम द्वितीय का नंबर आता है। यह मूलराज द्वितीय का छोटा भाई था, जो भोला भीम के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। यह अल्प वयस्क था, ये भी, इसकी भी आयु बहुत कम थी जब वे गद्दी पर बैठा। अतः समीपस्थ राजाओं, परमारों व यादवों के आक्रमणों का उसे सामना करना पड़ा। जब भी अल्पायु कोई बैठता है बालक गद्दी पर, तो उसे बालक समझकर अन्य राजा तुरंत उसके राज्य को हड़पने की कोशिश करते हैं, अतः युद्ध अवश्यंभावी हो जाते थे। भीम द्वितीय ने बघेल नरेश अर्णोराज से सहायता मांगी, परंतु युद्ध में बघेल नरेश मारा गया। उसने सहायता तो दी परंतु स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद अर्णोराज का पुत्र और भीम का सामंत लवणराज भीम की सहायता के लिए आया। उसने भीम द्वितीय की तरफ से लड़ते हुए परमार नरेश सुभट वर्मन को परास्त कर दिया। लवणराज बड़ा भयंकर और बुद्धिमान योद्धा था। उसने गोरी के आक्रमण को, मोहम्मद गोरी के भी आक्रमण को रोकने का उसने प्रयास करते हुए उसे खदेड़ दिया। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालुक्यों पर आक्रमण किया और अनहिलवाड़ को जीत लिया। अब तक मोहम्मद गोरी का टाइम आ चुका था और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका था। उसने अनहिलवाड़ को जीत लिया तथा लूटकर उसकी सेना वहां से वापस चली गई। अतः अब भोला भीम ने पुनः अपने राज्य पर अधिकार कर लिया और लगभग 43 वर्षों तक राज्य करता रहा वहां पर। दोबारा उसको नहीं छेड़ा तुर्कों ने। 1240 ईस्वी में लगभग के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात गुजरात में बघेल वंश का शासन हुआ। अर्थात पहले कौन सा वंश था? सोलंकी वंश था। और सोलंकी वंश के बाद अब बघेलों का, जो उसके सामंत थे, जिसमें लवणराज आदि और का नाम आता है, तो इनका शासन हुआ।
परंतु 1297 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी हमारे देश पे आक्रमण करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बघेल राजा कर्णदेव को पराजित करके वहां से हिंदू शासन भी समाप्त कर दिया और अब हमारे देश में तुर्कों का शासन हो गया। यहाँ पर इस क्षेत्र में तुर्कों का शासन हो गया। तो ये था पश्चिमी चालुक्यों का वर्णन, और आपको पसंद आया हो तो अवश्य ही लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ से लाभ उठाइए विद्यार्थियों। बहुत ही परीक्षाएं समीप हैं, बहुत समीप हैं, इसलिए बिना कोताही किए, बिना वो किए इन पाठों को अवश्य देखिए, और आपके एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, और प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र भी इससे पूरा लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।